दोस्तों आज फिर मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं इन्वायरमेंट साइंस के बारे में। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए हम जानते हैं 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त उचित पद्धति है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, सूखी और गिरी पत्तियों का किसी उद्यान या खुले स्थान पर जलाना। अगर हम पेड़ पौधों की शाखाएं जो सूखी हुई हैं या पत्तियां हैं, अगर हम उन्हें जलाते हैं तो भी ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उससे निकलने वाला जो धुआं है और आग है वो हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाएगा और वो धुआं हमारे लिए वायु प्रदूषण का कार्य भी करेगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्रों, पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्लास्टिक अपशिष्टों का दहन, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। यदि हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो भी वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि उसके जलाने से भी पर्यावरण के अंदर क्या होगा, बहुत सारा एयर पोल्यूशन जो है क्रिएट हो जाएगा। आगे देखिएगा, तीसरा, घरेलू वाहित मल सीवरेज को निर्मुक्त करने से पहले उसका उपचार करना। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम सीवरेज में कोई वाहित मल या पानी या गंदा पानी छोड़ते हैं तो उसको छोड़ने से पहले हमें उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। मेरा मानना ये है कि सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ज़्यादा ठीक होने वाला है। ए पूर्ण रूप से गलत है, बी भी गलत है आपका, सी के कुछ चांसेस हैं। आइए हम जान लेते हैं डी के बारे में है, कृषि क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। अगर हम फर्टिलाइज का उपयोग करते हैं खेती के लिए तो वो फर्टिलाइज भी मिट्टी में रहने वाले जीव जंतुओं को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। हमारी फसल के अंदर भी वो जहर की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अगर हम एज कंपेयर चारों ऑप्शन को देखते हैं तो हमारे लिए जो ज़्यादा राइट क्वेश्चन का आंसर बनता है वो सी बनता है, घरेलू वाहित मल को निर्मुक्त करने से पहले उसका उपचार करना। ठीक है, पहला, किसी चीज़ को जलाने से एयर पोल्यूशन फैलता है, प्लास्टिक को जलाने से भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। और तीसरा, अगर कृषि के अंदर हम फर्टिलाइज का उपयोग करते हैं तो मिट्टी में रहने वाले जीव जंतुओं को वो भी आपको क्या पहुंचाने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इन चारों में जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा बन जाता है, सी, घरेलू वाहित मल को निर्मुक्त करने से पहले उसका उपचार करना। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपको डिस्प्ले के अंदर राइट आंसर भी दिया गया है, घरेलू वाहित मल को निर्मुक्त करने से पहले उसका उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिया गया है हमारे लिए, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है। अपकर्ष का मतलब क्या है, पर्यावरण के लिए कुछ ऐसे मानवीय कारक या जो मानव के द्वारा फैलाए जाते हैं, मानवीय कारकों के बारे में आपको बताना है। मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपको दिया गया है, पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना। सी, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये भी आपका सही है। डी, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण अपकर्ष का मतलब क्या है, हमें उन सभी कारक को बताना है जिनकी वजह से मानवीय कारक भी होने चाहिए और जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस पर्यावरण को पहुँचता हो। तो मानव अपनी क्रियाकलापों के माध्यम से पर्यावरण से अपोजिट अगर कोई परिवर्तन लाता है तो भी वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाला है। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण करेगा तो भी हमारे पर्यावरण को नुकसान होने वाला है। और सी ऑप्शन में बताया गया है, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, तो ये भी क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे चार के चार ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण किससे बना होता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किन किन के कॉम्बिनेशन से बना है, भू आकृति घटकों से। पृथ्वी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, जितने भी भू आकृति हैं जैसे पर्वत हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, तो ये भी अपने आप में पर्यावरण का एक हिस्सा है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब देखते हैं बी, जीव या घटकों का, यानी कि जीवों के बिना भी पर्यावरण की कल्पना करना बिल्कुल क्या है, हमारे लिए बेकार है। तो हमारे लिए बी ऑप्शन भी यहाँ क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अजैविक घटक। अजैविक घटक जो पृथ्वी पर अपमार्जक का कार्य करते हैं, तो सी ऑप्शन भी यहाँ हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अजैविक घटकों की बहुत बड़ी भूमिका हमारे पर्यावरण में है। जब पेड़ पौधे गलने या सड़ने लगते हैं तो उन्हें मिट्टी में मिलाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, अजैविक घटक। तो अजैविक घटक भी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है।
और डी की अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी के बिना पर्यावरण का बनना इम्पॉसिबल है, जीवों के बिना बनना पर्यावरण का इम्पॉसिबल है, और अजैविक घटकों के बिना भी जो है पृथ्वी का बनना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो पर्यावरण का कॉम्बिनेशन अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी का भी योगदान है, जीवों का भी योगदान है और अजैविक घटकों का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पर्यावरण से दोस्तों हमारा क्या अभिप्राय है? ये ऑप्शन दिया गया है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। हमारे चारों ओर जो भी सब कुछ है वो हमारे लिए पर्यावरण होगा, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्राकृतिक हो। तो ये ऑप्शन हमारा पूर्णतः सही हो जाता है। अगर मैं प्राकृतिक कारकों की बात करूं तो भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु और जितनी भी प्रकृति है वो भी हमारे आसपास बनी हुई है, तो वो भी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। सी की बात करते हैं भौतिक यानी कि जो फिजिकली हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे नदी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी हमारे भौतिक कारक में आने वाले हैं। भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधी होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है। पहले ऑप्शन में बताया गया है कि हमारे चारों ओर जो कुछ है वो सब पर्यावरण का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है। बी में बताया गया है प्राकृतिक कारकों के बारे में। प्राकृतिक कारक जैसे भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, ये सभी प्राकृतिक कारक हैं। इन प्राकृतिक कारकों के बिना पर्यावरण का बनना इम्पॉसिबल है। सी देखिएगा, भौतिक कारक, जैविक कारक और सांस्कृतिक कारक, इन सभी तीनों तत्वों को मिलाने से हमारे चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? मोस्टली जो पौधे हैं पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं क्योंकि वो CO2 को एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को क्रिएट करते हैं और पृथ्वी के टेम्परेचर को घटाने का भी कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण को थोड़ा बहुत लॉस पहुंचाते हैं। जैसे ये ऑप्शन दिया गया है अमलतास, बी दिया गया है आपको बबूल, और सी दिया गया है नीम, और डी दिया गया है यूकेलिप्टिस। तो इन चारों के अंदर एक ऐसा पौधा जिसे पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है तो वो पौधा आपका यूकेलिप्टिस है। उसका रीज़न ये है, यूकेलिप्टिस जहाँ भी आप लगाते हो उसकी जड़ें काफ़ी क्षेत्र तक फैल जाती हैं और यूकेलिप्टिस को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस क्षेत्र के सभी पौधों के हिस्से का पानी यूकेलिप्टिस क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अन्य पौधों को चलने में, पनपने में, बढ़ने में क्या है, दिक्कत आती है, जिसकी वजह से यूकेलिप्टिस को क्या माना जाता है, पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है डी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। जो प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उनके ऊपर एक मार्क लगा हुआ होता है, तो उस मार्क को भारत सरकार ने किस नाम से जारी किया है? एक है इको मार्क, एक है आपका एग मार्क, और सी दिया गया है ISI मार्क, और डी आपका दिया गया है वाटर मार्क। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो इको मार्क है। इको मार्क का एक सिंबल किसी भी प्रोडक्ट पर बना हुआ होता है और उसका ये मीन होता है कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरीके से हमारे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर दोस्तों बन जाता है ए ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 जो क्वेश्चन है ये PCS में पूछा जा चुका है और इसमें हमको एक एनालाइज करके अपनी अप्रोच के आधार पर आंसर देना है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको याद करने वाले पेपरों में नहीं मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस भी कुछ क्वेश्चन पेपरों में आजकल आने लगे हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें बताया गया है, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन हमें दिया गया है, संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ा है। क्या ये बात सही है? तो ये बात काफ़ी हद तक सही है। और अगर हम सेकंड तर्क आर की बात करते हैं तो संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। तो अब यहाँ से 7वें के लिए एक ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, ए ऑप्शन दिया गया है। ए में बताया गया है ए सही है, आर सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये बात तो सही है कि ए जो कथन आपको डिस्प्ले पर दिया गया है सही है। पिछले कुछ दशकों में
पर्यावरण का संतुलन जो है पहले के कंपेयर में बिगड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात भी सही है, संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। कंटिन्यूसली हमारे देश विश्व की जो जनसंख्या है वो पिछले 40 से 50 सालों में लगभग 4 गुनी हो चुकी है, तो वो भी सही है। लेकिन ए का बी से कोई लिंक नहीं है कि पर्यावरण के बिगड़ने से जनसंख्या बढ़ रही है। ए और आर दोनों ही कथन सही है, लेकिन ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए का और आर का आपस में किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन काफ़ी हद तक सही हो जाता है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ए सही है, आर सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्यावरण के बिगड़ने से और जनसंख्या के बढ़ने में आपस में कोई किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है, ये पूर्ण रूप से गलत है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। आर गलत नहीं है क्योंकि पिछले दशकों में हमारे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन की तरफ। ए गलत है परंतु आर सही है, ये बात भी गलत है क्योंकि ए गलत नहीं है, ए सही है। पिछले कुछ दशकों में हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पौधों का परसेंटेज घट रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, तो ये ए सही है। तो यहाँ पर अब मैं अपनी अप्रोच के अनुसार और क्वेश्चन पेपर के आंसर के अनुसार ए जो ऑप्शन है उसको फेवर करता हूँ। ए सही है, आर भी सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा राइट आंसर बनता है यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम आंसर भी देख लेते हैं। आंसर दिया गया है ए बिल्कुल सही है, जो हमारे द्वारा एनालाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व में पर्यावरण अवकर्म की गंभीर समस्या है। कारण, इस समस्या का प्रमुख कारण है मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण। ठीक है, इसके लिए हमें कथन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। एक आपको दिया गया है बी, ए सही है परंतु आर गलत है। सी इसमें दिया गया है हमें, ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। और डी हमको दिया गया है, ए सही है परंतु आर आंशिक रूप से ही सही है। चलो अब हम इस सभी ऑप्शंस को देखते हैं। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, विश्व में पर्यावरण अवकर्म की गंभीर समस्या है। पर्यावरण की जो ग्रोथ है या पर्यावरण की स्थिति का बिगड़ना वो हमारे लिए गंभीर समस्या है, बिल्कुल सही है। इस समस्या का प्रमुख कारण मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण है। ऐसा नहीं कह सकते कि पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ रहा है वो मिट्टी और वनों के अवक्रमण के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पोल्यूशन मानव के द्वारा भी बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि मिट्टी के खराब होने से, मिट्टी के कटने से और वनों के कम होने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, पर्यावरण की समस्या क्रिएट हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा पर्यावरण मिट्टी और वनों पर डिपेंडेड है, ये बिल्कुल गलत है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए तो पूर्ण रूप से सही है, लेकिन जो आर है वो आंशिक रूप से सही है, यानी कि कुछ मात्रा में सही है, क्योंकि इसमें हमने एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को इंक्लूड नहीं किया है। इसमें हमने जो हमारा सोइल पोल्यूशन है उसको इंक्लूड किया है और फॉरेस्ट की कंडीशन को इंक्लूड किया है। तो आर आंशिक रूप से सही है, ए पूर्ण रूप से सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है डी ऑप्शन। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। अब 9 भी आपका जो है अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्वेश्चन है। 9 के अंदर आपसे पूछा गया है, 9वें क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला जो कथन हमको दिया गया है प्राकृतिक कारण, दूसरा दिया गया है मानवीय क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण प्राकृतिक कारक हैं और दूसरा हमें दिया गया है मानवीय क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो देखिएगा, प्राकृतिक जो कारण है हमारे, प्राकृतिक कारणों से, चलो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए ऑप्शन के अंदर बताया गया है ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्राकृतिक कारक, और बी ऑप्शन दिया गया है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कुछ प्राकृतिक कारक ऐसे हैं जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। जैसे ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके फटने से बहुत सारी राख हमारी जो एयर है उसके अंदर मिक्स हो जाती है और उससे निकलने वाली जो आग है वो बहुत सारे टेम्परेचर को बढ़ा देती है। यानी कि अब हम ये बोल सकते हैं कुछ प्राकृतिक कारक भी ऐसे हैं जिनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे लिए जो आर है, आर पे थोड़ा सा संशय बना हुआ है। मानवीय क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, तो ये बात भी सही है। बहुत सारे ऐसे मानवीय कारण हैं जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आग हम लोगों ने
पेड़ पौधों को जला दिया, कुछ अवशिष्ट पदार्थ, गंदे जो पदार्थ हैं हमने नदियों में डाल दिए। तो मानवीय कारण भी ऐसे हैं जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं, और साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक कारक भी ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारा जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। मेरे ख्याल से मानवीय क्रियाएं प्राकृतिक प्रदूषण का कारण है, ये तो कंफर्म है। जो ए है, प्राकृतिक कारक भी होते हैं लेकिन वो बहुत माइनर स्टेज में होते हैं, तो उसके लिए अब हम ये बोल सकते हैं ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये दोनों ही मेरे ख्याल से सही हैं। और इसमें देखिएगा हमारे लिए जो ऑप्शन बनाए गए थे, ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये बात सही है कि प्राकृतिक कारक ऐसे हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन फैलता है या पर्यावरण को लॉस होता है, मानवीय कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, लेकिन इन दोनों का आपस में एक लिंक नहीं दर्शाया गया है, सही रूप से इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। किसी ऐसे भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। इको मार्क का मैं बता चुका हूं, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उनके लिए इको मार्क दिया जाता है। उसी क्वेश्चन को एक दूसरे एंगल से आपसे पूछा गया है, पर्यावरण हितैषी हो, प्रोटीन समृद्ध हो, सी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, और डी दिया गया है विशुद्ध और अनप मिश्रित हो, और डी ऑप्शन पूर्ण रूप से गलत है, सी भी पूर्ण रूप से गलत है, बी भी पूर्ण रूप से गलत है। मैं ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ, इको मार्क उन्हीं को दिया जाता है ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार से लॉस ना पहुँचाते हो। तो उस एंगल से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है, ए सही हो जाता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो पूर्ण रूप से जो है आप सभी के लिए बनाई गई थी इन्वायरमेंट साइंस के ऊपर, और हमारा ये जो चैनल है साई कोचिंग लाइव, आई होप दैट आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल साई कोचिंग लाइव को आप सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट्स के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हो। आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब करना हमारे मनोबल को बढ़ाता है, और मैं सभी स्टूडेंट्स से अपील करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक